अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बिलाखिर निगरान वजीर आजम का फैसला हो गया और आज एक तवील मुशावरत के बाद जो कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुई, इस मुशावरत के बाद अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, इनको निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला हो चुका है। हतमी फैसला भी हो चुका है और अब सदर ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इनका शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में से शामिल होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब जाम कमाल साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोयटा के एक निजी होटल में, तो उस वक्त वो उनके हमरा थे सेनेटर सरफराज बुगटी। और उससे पहले भी आपको बताते चलें कि PMLN के बलूचिस्तान के ये जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसके तर्जुमान भी ये रहे हैं। बलूचिस्तान की एक मौसर आवाज़ है। बलूचिस्तान में जो अजीम शान मनसूबे, ख़ासतौर पर CPEC की बात करें जिसको मरकज़ी हैसियत हासिल है, टापी, कासा 1000 और जो दीगर मंसूबे हैं जिसमें रेकोडिक है, सेंदक है और दीगर मंसूबे, उन तमाम पर न सिर्फ इनको अबूर हासिल है बल्कि बलूचिस्तान में NFC अवार्ड और 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और ख़ास तौर पर जो 5वीं इंसर्जेंसी थी और बलूच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ जिस तरह इन्होंने आवाज़ उठाई उसको पजीराई हासिल हुई पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में भी। इटेंट बंदे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं। इंफॉर्मेशन के शोबे से ये मुंसलिक रहे हैं। सिक्योरिटी और इकॉनमी पर इनको बहुत ज़्यादा ग्रिप है और डेफिनेटली सिक्योरिटी और इकॉनमी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी बलूचिस्तान को लेकर हो या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़, उस पर हमेशा इन्होंने लबकुशाई की है, बात की है। और एक अच्छा तासुर इससे जाता है कि एक डिप्राइव्ड प्रोविंस और एक महरूम सूबा बलूचिस्तान जो कि अरसे दराज से अपनी महरूम अजाले के लिए तगोदो कर रहा है, जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े सर फहरिस्त रहे हैं, उनके हाथ में अब ये मनसब आया है और बलूचिस्तान के लोगों की अब तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे भी मुबारकबादें आ रही हैं और तमाम जो दोस्त हैं बलूचिस्तान के लोग हैं उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों की अब मौसर आवाज़ जो है वो इस मनसब तक पहुंची और इस मनसब से वो कितना फ़ायदा उठाएंगे इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे SIFC, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इनकाद हुआ या क़याम अमल में आया। 4 सेक्टर्स जो कि हमारे बड़े अहम सेक्टर हैं जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक है, एनर्जी है, IT है, इस पे काम हो रहा है। और सऊदी अरब और UAE ने भी अब इन्वेस्टमेंट का इशारा दिया है और ख़ास तौर पर जो हमारा रेकोडिक मंसूबा है जिसमें $1 ट्रिलियन हम उससे कमा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और चागी, डेफिनेटली चागी का जिक्र, रास्को की पहाड़ियों का जिक्र आता है तो बलूचिस्तान का जिक्र आता है। लिहाजा आज हमारा फोकस होगा बलूचिस्तान के ही हवाले से, क्योंकि रेकोडिक की भी बात हो रही है और इस SIFC की भी बात हो रही है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। अब इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि अब जो निगरान सेटअप हो गया, जो निगरान वज़ीर आज़म होंगी, उनकी डोमेन अब इकॉनमी तक भी होगी, यानी वो IMF के साथ या आलमी मालियाती इदारों के साथ भी अब वो डील कर पाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमने मदू किया रिफत शाहीन साहिबा को, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ओन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह आज भी सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। अंदर की खबरें, खैर ये खबर तो हमने ही आपको ब्रेक कर दी थी ये खबर आपने ब्रेक करवाए थे। बहरहाल आपका भी बहुत शुक्रिया। रिफत शाहीन साहिबा, हमारा पहली दफ़ा बलूचिस्तान से मतलब एक ऐसी शख्सियत, इससे पहले भी मतलब अदलिया से उनका ताल्लुक था, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब को अब ये मनसब मिला है। और अब जो हमारा चैलेंज है वो इकॉनमी है, क्योंकि IMF के साथ हमारे स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है 9 मंथ का $3 बिलियन का। क्या आपको लगता है कि ये जो डोमेन बढ़ा दी है अब प्राइम मिनिस्टर का जो ये मनसब है इसमें, तो आपको लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो आलमी मालियाती या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अब उनका इंटरेक्शन होगा या उससे कोई डील कर पाएंगे? देखिए, इसमें सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इस वक्त वो ख़ुद भी बलूचिस्तान से हैं और इस वक्त जो हमारा सबसे ज़्यादा इलाका तरक्की कर रहा है वो है गवादर। तो अगर हम इलाकाई सतह पर देखें तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी एक दूसरे के साथ अटैच कर जाती हैं, मिल जाती हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत थी ब्लू इकॉनमी की, तो ब्लू इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो वो खुद भी बलूचिस्तान से, ग्वादर भी फिर उसी जगह से, और फिर आप अब ब्लू इकॉनमी पे अगर बात करते हैं और अगर इस वक्त हुकूमत, निगरान हुकूमत को, और सबसे ज़्यादा दुनिया में ब्लू इकॉनमी पे डिपेंड किया जाता है। बिल्कुल, इस वक्त अगर निगरान हुकूमत को इकॉनमी में दखल अंदाजी करने का अगर हक हासिल है तो मेरे ख्याल से कि बड़ा अच्छा ये एक मिलाप हुआ है। और अब हमारी जो ब्लू इकॉनमी जिसके ऊपर इस वक्त हमारी मैशियत डिपेंड कर रही है, अगर वो बढ़ जाती है, उसके ऊपर काम होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो मैशियत है पाकिस्तान की फ्लरिश कर सकती है। ठीक है। ऑन किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को?
अनवारुल हक काकड़ साहब के मुबारकबादें तो आपने मुझे बहुत दे दी हैं, लेकिन आप अनवारुल हक काकड़ साहब गो के मैं तो उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा जानता हूँ, उनकी जो खिदमात उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर, और सेनेट में भी उन्होंने बहुत मौसर आवाज़ उठाई है। बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करें, सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, किस तरह लगता है आपको कि इससे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर वो जो एक तासुर है ना जी, बलूचिस्तान को तरजीहात में नहीं रखा जाता वफाक की जानिब से, ये तासुर दूर होगा कुछ हद तक? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ऑफिशियली मैं आपको ऑन एयर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी मरतबा हमारे साथ शरीक रहे टेलीफोन लाइन पे, और हमेशा से उन्होंने इकानमी की बात की, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, और उनका एजेंडा बड़ा वाजे था। और अब यकीनी तौर पे जब वो प्राइम मिनिस्टर, निगरान वज़ीर आज़म जैसे ओहदे पे जा रहे हैं, तो वो एजेंडा अपना लेके आगे बढ़ेंगे। मैं ये समझता था कि ऐसे लोगों को यकीनी तौर पे आगे आना चाहिए। एक रोल उनका सूबे में था, अब मरकज में रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल मिला है, जिसके लिए यकीनी तौर पे दो सियासी जमातें, एक तरफ अपोजिशन, पूरी अपोजिशन इत्तेहाद, दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद, दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब आप देखें कि जब भी ना सियासी लोग आते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है इकाइयों को मजबूत करना, उनकी कोशिश होती है। आसिफ अली जरदारी आते हैं तो वो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान देते हैं। मियां नवाज शरीफ आते हैं, वो बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा पैकेज देते हैं। मियां शहबाज शरीफ आते हैं, वो बड़ा पैकेज देते हैं। लेकिन आपने एक 4.25 साल की वो गवर्नमेंट भी देखी जिसने बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। छोड़ें यार, ऐसे तो ना बोलें आप ओन साहब, ऐसे अब मैं फिर तकारीर तो की है ना, आप तकारीर का तो जिक्र कर लेना। अब मैं फिर उस तरह तो की है ना बलूचिस्तान के लिए भाई, वो तो तकारीर तो और भी बहुत की थी, और वो भी कहा था कश्मीर आजाद करवाएंगे। फिर उसके बाद आपने देखा 370 और 35A का क्या बना। तो अब मजमूई तौर पर सूरत हाल यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए हैं, ठीक है। अब उन पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आयद होगी, और ये जो मेरा ये ख्याल है, मेरी पर्सनल राय है कि ये जो निगरान सेटअप है, ये कोई 3 एक माह के लिए नहीं होगा, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ वगैरह का मामला ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन, लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें तो इन्हें बहुत काम करना है। अभी जो है वो जिस तरह मरदमशुमारी के नताइज आए हैं, उसके बाद हल्का बंदियां करनी है, मजीद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसीलिए जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम की गई, इन्हें इख्तियारात दिए गए कि ये मुख्तलिफ मालियाती इदारों से बात कर लें, ये थोड़ा सा जो पहले अम्बट था उससे बाहर निकल के बात कर लें। तो अब इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, मौका भी है। और अगर सिपा सलार की बात करें तो सिपा सलार इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट है। आपने देखा कि उन्होंने कहा हमारे पास मौका है और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम किस तरह तरक्की करते हैं। इसमें एक और पहलू भी है, चहमगोइयां बहुत हो रही थी कि हमेशा की तरह एक हमारी जो मिसाल है माजी का, हमारे कल्चर तो है, पॉलिटिकल कल्चर, हमारी बैड लक है, उसका जिक्र करना भी पड़ता है कि हमने हमेशा, हाँ यही हुआ है हमारे साथ के बारहा और बार बार जो है वो यही प्रैक्टिस रही है कि इलेक्शन कमीशन तक आखिर मामला पहुंचा है, फिर फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि पार्लियामेंट्री उसकी तरफ भी नहीं गया और मामला जो है वो राजा रियाज साहब के और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान तय पा गया। अच्छा, रात को जो हमारी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि सदर ममलिकत की तरफ से उन्हें एक लेटर लिखा गया, और उन्होंने हमें कहा कि ये लेटर मुझे क्यों लिख रहे हैं जबकि दर हकीकत अभी मेरे पास 12 अगस्त तक का टाइम है। तो अब ये मामला इस अंदाज में हल हुआ है, तो इससे सियासी मैच्योरिटी नजर आ रही है ना। आपकी तीसरी असम्बलियां 5 साल पूरे कर रही है। वो लोग जो कहते थे कि जी असम्बलियां तोड़ दें, वो लोग जो कहते थे कि कबल अज वक्त इंतखाबात, वो लोग जो रियासत को कमजोर, और कोई कहता था IMF को लेटर लिख दें जी कि IMF बेल आउट पैकेज ना दे। तो मजमूई तौर पर यह सियासी मैच्योरिटी है जो हर आने वाले दिन के साथ मजीद बढ़ेगी। और आपको ये रूटीन के मैटर होते हैं। इस मुल्क में इनको इस तरह बना दिया गया ना कि जैसे जनाब डेडलॉक पैदा हो गया और जनाब आगे सिस्टम कैसे जाएगा और जनाब अदम एतमाद हो गया। ये रूटीन के मैटर होते हैं। अपोजिशन लीडर वजीर आजम बैठते हैं, वो तय करते हैं कि कौन सा बंदा हुकूमत के मफाद में होगा, रियासत के मफाद में होगा, मुल्क के मफाद में होगा। उसने इलेक्शन करवाना है, उसने कोई सारी जिंदगी के लिए तो आना नहीं है। बंदे उसने ही आना है जिसने इलेक्टेड आना है, ठीक है, जिसने इलेक्ट होकर आना है। तो ये रूटीन के मैटर्स होते थे। अब आप देख लें जब मैच्योर लोग बैठे हैं ना सियासी तौर पर मैच्योर, तो रूटीन के मैटर रूटीन के बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिफत शाहीन, ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी इन्फ्लेशन है, रूरल इन्फ्लेशन है, उसकी बड़े खदशात हैं, बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रही हैं, फिर बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, बिजली के टैरिफ बढ़ गए। अब एक आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि क्या इसमें इतनी सकत है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फाल है कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हुआ करती थी या मार्केट प्राइस जो हैं जिसका बैलेंस हमें नज़र नहीं आता, आपको लगता है कि अब
ये केयर टेकर सेटअप उसको कंट्रोल कर पाएगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है स्ट्रॉन्ग? देखिए इस हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए चैम्बर्स कई अरसे से कह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी पार्टी आके बैठती है, किसी के भी हिस्से में जाती है कुर्सी, एक यहाँ पर होना चाहिए मिसाक मैशियत, वो बन जाए, उसके कुछ साल तय हो जाएं, कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए, लेकिन यहाँ ये होना चाहिए कि जो मिसाक मैशियत बन चुका है उसके तहत काम हो, ताकि जब भी इस तरह की सूरत हाल जो सियासत से रिलेटेड हमारे पाकिस्तान में तश्कील दी जाती है उसके दरमियान हमारी जो जितनी भी इफरात ज़र है, कीमतों में बढ़ाना या कमी, वो सारी कंट्रोल की जा सके। तो मेरे ख्याल से इसका जो बेहतरीन हल है वो मिसाक मैशियत, जिसमें हम काफ़ी अच्छे से सारे चैम्बर जोर दे रहे हैं। अच्छा, ये मिसाक मैशियत के हवाले से अगर हम बात करें, बारहा इसकी बात की जाती है, मिसाक मैशियत मैकेनिज्म क्या होना चाहिए इसका मिसाक मैशियत, यानी आपने एक चार्टर तरतीब देना है ना कि इकॉनमी का ये चार्टर है, ये इसका फ्रेमवर्क, क्या होना चाहिए उसका? सबसे पहला ये कि सबसे पहले इदारे का स्ट्रिक हो जाए, जो इस वक्त आने वाली हमारी यूथ है उसको काम करने दिया जाए और हमारे जो सीनियर्स हैं वो उस यूथ की रहनुमाई करते हुए चलें आगे। इदारों का स्ट्रक्चर, हमारे जो टैक्स गोशवारे हैं वो भरे जाएँ तो तरीके से भरे जाएँ और फिर उनसे जो हमें हमायत हासिल हो, वापस जो उनको मदद हासिल हो, वो हमें पता चले कि जो टैक्स गोशवारा भरने वाला था उसको वापसी पे उसको कितना उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें मेरे ख्याल से मिसाक मैशियत का हिस्सा बनते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते थे कि पाकिस्तान की 28 दर्जा बेहतरी हुई, पिछली हुकूमत इस पर बड़े खुशियाँ मना रही थी, लेकिन हमें कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं थी। तो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए? देखिए मुझे तो लगता है कि पेशरफ्त होती रही है और हर साल होती रही है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत तो रखता ही है पाकिस्तान में एक मैशियत की, तो वो चाहे कोई सी भी सियासत रही उसने अपना वो काम करता रहा, क्योंकि उसने तो अपने बिजनेस को चलाना ही चलाना है। तो डेफिनेटली जब सियासतें बदलती हैं, जब हुकूमत बदलती है तो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो क्योंकि एक अपनी ज़ाती हैसियत भी रख रहा होता है तो ज़ाती हैसियत को देखते हुए बिजनेस फ्लरिश करता ही रहता है। ठीक है। अच्छा, और दोबारा आपकी तरफ आते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से। जरा वो मिसाक मैशियत पे एक बात मैं करूं। जी प्लीज। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तब भी वो मिसाक मैशियत की बात करते रहे। मेरे ख्याल में जो मिसाक मैशियत की जड़ है या आप ये कहें बुनियाद है ना, वह है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। एक हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत आके उसे तब्दील ना करे, यानी आप पॉलिसियों को टाइम दे, आप चलने दें, सिस्टम को चलने दें। जो ये तय हुआ है कि जी ये रोड बनेगा, ये डैम बनेगा, अब जब 4-5 साल आप रोक देते हैं और दोबारा वो हुकूमत वापस आती है तो उसकी 2 गुना प्राइस जो होती है, जो उस पर इन्वेस्ट आपने करना होता है, जो उसकी लागत होती है। तो एक तो सबसे अच्छा 2 मैटर है हमारे ऑन साहब, एक तो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा मैटर है कि कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती है और फ्लक्चुएशन जो है उसके जो फैक्टर्स हैं उनको काबू नहीं किया जाता, उस पर काम ही नहीं किया जाता, ये हमारी बदकिस्मती। अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अब उनको ये मनसब मिल गया, अब आपको लगता है कि हमारा जो निगरान सेटअप है, जो हमारे इन चैलेंजेस हैं खास तौर पर, अब आपको पता है जुडिशरी के भी कुछ मामला चल रहे हैं, साथ साथ जो है कि एहतसाब का अमल भी जारी है, फिर आपकी कुछ रिकवरीज भी होनी है, डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं, तो आपको लगता है कैपेसिटी है इतनी? देखें ये तो डिपेंड करेगा हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है, ये तो डिपेंड करेगा वो अपनी टीम क्या बनाते हैं। वो वजीर खजाना के तौर पे किसको लाते हैं, वजीर खारजा के तौर पे किसको लाते हैं, वो लॉ मिनिस्टर किसे अपना रखते हैं। क्योंकि अभी तो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है ना, अब कप्तान तो आ गया सामने, अब टीम बनेगी तो फिर पता चलेगा टीम खेलेगी कैसे। ठीक है, तो अब ये तय होगा अनवारुल हक काकड़ किस सिमत में जाते हैं, वो किसको अपना, हमें पता चल जाएगा ना। हम जो मतलब एक आप ये कहें कि साफ्ती लोग हैं, हम देखते हैं हमें वाइब्स आ जाती हैं ना लोगों से, आपको भी वाइब्स आ जाती हैं। ठीक है, अब अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं तो हमें वाइब्स आ गई हैं कि किस तरह की ये सिलेक्शन हुई है, दोनों अपोजिशन लीडर और वजीर आजम ने किस तरह की सिलेक्शन की है, तो ये वाइब्स तो आ गई हैं। अब इनकी टीम की वाइब्स आएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि उनकी अप्रोच क्या है। वो ज्यादा लाजमी बात है, मीशत की तरफ उनका ध्यान ज्यादा होगा, जो आप इंट्रो में बताया। फिर उसके साथ साथ एहतसाब बड़ा जरूरी है, उसके साथ साथ अदालती मामलात में हुकूमत की तरफ से वकला ने पेश होना है, रियासत की तरफ से वकला ने पेश होना है, इन मामलात को भी उन्होंने देखा। अच्छा, ये एक और बड़ा आपने अहम नुक्ता बताया, ये जो हमारे प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां हैं, जिसका अक्सर बारहा अदालतों में भी जिक्र होता है, आपको लगता है हमारी प्रोसिक्यूशन अब कुछ बेहतरी उसमें आई है कि वो जो इस वक्त जो ऑन गोइंग या जो जितने डिपेंडेंसी का मामला चल रहा है, ये सारा अच्छा डॉक्टर साहब, जब कानून की बजाय आप ख्वाहिशात पे चलेंगे ना, तो फिर आपके पास मजबूत दलाइल नहीं होंगे। साबका दौर में ये होता था कि फलां बंदे को अंदर जेल में कर दो, उसके बाद इसके खिलाफ करप्शन ढूंढो।
ठीक है। अब एहसन इकबाल साहब का अगर आप देखें, जिस अंदाज में नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का उनके खिलाफ केस बनाया गया, और फिर जिस अंदाज में एक लोकल अखबार, जो बाद में अखबार भी शायद अपनी खबर पे स्टैंड नहीं किया, उस पर उनके खिलाफ नैब का केस बनाया गया और उन्हें पहले जेल किया गया और उसके बाद फिर रेफरेंस बनाया गया और रेफरेंस पेश किया गया और उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया। तो ख्वाहिशात जहां पे होंगी वहां पे तो प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है। अब दूसरा मामला देखें कि एक साबिक वजीर आजम अभी जेल में है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन ने साबित किया है, अदालत ने सजा दी है। तो जहां पे ख्वाहिशात होगी, एहसन इकबाल, साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, सारे लोग बाय, और वो मौसूफ अंदर क्यों है? क्योंकि उनकी करप्शन साबित हो गई है, अदालत ने साबित किया है, अदालत ने आर्डर किया है। अब उसके एक ही तरीका है, बजाय इसके कि आप जनाब शोर डालें, आप रियासत के खिलाफ बात करें, आप जाएं उससे बड़ी अदालत में जाएं, अपील फाइल करें, और वो आप कर चुके हैं और वहां पे सुना जा रहा है। आपने बगैर किसी चीज के साबित हुए, आपने जब आप हुकूमत में थे, अपोजिशन के सियासतदानों को साल साल और सवा सवा साल जेलों में रखा। उस वक्त आप कहते थे अमेरिका में खड़े होके कि मैं जाऊंगा तो मैं जनाब एसी उतरवा दूंगा। अब जनाब अब मुकाफाते अमल है, अब आप पे चीजें साबित हुई हैं तो आप प्रूव गिल्टी, अब अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। ठीक है, ये बात बड़ी अहम है। रिफा शाहीन साहिबा, ये बताइएगा कि हमारा इस वक्त जो ख़ास तौर पर प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जिसकी हम बात करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत एक अहम सब्जेक्ट है। आपको लगता है कि ये जो हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ती रहती है और फिर उसके हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारे मंसूबे होते हैं वो हमेशा डिले भी होते रहते हैं, तो आपको लगता है ये एक फैक्टर भी है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी के मसाइल आते हैं, या लगता है आपको कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ही हमारा इंपॉर्टेंट मसला है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और ये जब ये मसला भी तभी हल होगा जब हम साके मशीयत की जानिब वापस आ जाएंगे। तो ये सारे मसाइल इसी साके मशीयत बनना ही इसलिए जा रहा है कि आपकी चाहे कोई सी भी हुकूमत है, आपके प्राइस कंट्रोल रहे। आपका जो एक बन चुका है, एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन चुका है, वो जो प्रोग्राम बन चुका है, उसके अंदर आकर कोई चेंज ना करे, क्योंकि जब भी हुकूमत बदलती है तो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक चेंज आ जाता है। उसको किस तरफ से लीड किया गया था और बाद में उसको ख़त्म कहाँ किया जा रहा है, वो पूरा रद्दोबदल होकर किसी और सूरत में शामिल हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से कि रियल स्टेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली जब हम IMF की तरफ से मुश्किलात का सामना होता है तो हमारे कमर्शियल बैंक्स ही हमारे मुआविन और मददगार होते हैं, हमारा स्टेट बैंक है। आपको नहीं लगता कि हमारा बैंकिंग सेक्टर और रियल स्टेट जो है उसको काफ़ी हद तक नज़रअंदाज होता रहा है माजी में? अब उसके लिए एक अच्छी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 40-50 इंडस्ट्रीज तो एक रियल स्टेट चला रहा होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल बैंक इस मामले में बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। और अगर हमें उसको छोटी सतह पर आके बात करती हूँ, क्योंकि मैं आजकल ज़रा चाह रही होती हूँ कि हम जो जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से बात करें। तो मैं देख रही हूँ कि बैंक आजकल बड़े अच्छे पैमाने पर जाके कर्जे कम शरह सूद के साथ प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी रियल स्टेट से रिलेटेड है या हमारी कोई सी भी और सनत लग रही है, तो हमारी ख़वातीन और हमारे जितने भी मर्द हज़रात हैं वो इस तरफ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बैंक के ऊपर जो काम इस वक्त हो रहा है, हमारे इस सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा काम गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इस सेक्टर ने जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया तो इस सेक्टर ने वापस आके आवाम के ऊपर काम किया। अच्छा, SIFC जो है इसके क़याम को किस तरह देखती हैं आप कि हमने 4 सेक्टर्स का इंतखाब? बल्कि एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल है उस पर हम बात करेंगे कि ये जो 4 सेक्टर्स हैं कितने अहम हैं हमारी इकॉनमी में, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तफसीलन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
the very talented couple Sunita Marshall and Hassan Ahmed. पूरी टेरेस सजाते हैं. लगाओ एक लगन अपने मुल्क से. I'm loving the color coordination. तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ. कैरेक्टर कितना अच्छा है. सारी वीडियोस आपने अपने फोन से बनाई. देवसाई से कोई घंटा पहले शिवसार लेके. खूबसूरत जगह है, हमें भी जाना चाहिए. आए हमारे साथ 14 अगस्त मनाएं. On Star and Style Season 4. With my best friend Asim Yar Tivana. Only on PTV Home. वेलकम बैक नाजरीन। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि वजारत उज़्मा का मनसब उन्हें मिला है और 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क़याम जब अमल में आया, मैंने बल्कि इसका आपको पहले भी जिक्र किया, आई वॉज देयर, मैं मौजूद था जब उस वक्त जाम कमाल साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब, सरफराज बुख्ती साहब और एक और शख्सियत बड़ी अहम जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। एक प्रोग्रेसिव पार्टी थी बलूचिस्तान की, है बलूचिस्तान की एक प्रोग्रेसिव पार्टी है जो कि बलूचिस्तान की दुरुस्त सिमत के तायुन के दावेदार थे। अब उन्होंने कहाँ तक इसको दुरुस्त सिमत का इसका तायुन किया है। सेनेटर प्रिंस आगा उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, खान ऑफ कल्लात फैमिली से, और डेफिनेटली जो कि कल्लात स्टेट को जानता है वो आगा साहब को ज़रूर जानता है और आगा साहब इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में इनका शुमार है। बहुत शुक्रिया आगा साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब, कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा मुबारकबाद बात जो है वो आदि आपकी तरफ भी शिफ्ट कर लें क्योंकि मेरे पास भी बहुत मुबारकबादें आ रही हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बलूचिस्तान के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अनवारुल हक काकड़ साहब से बहुत सारी ख्वाहिशात भी हैं लोगों के और डिमांड्स भी अब होंगी, तो क्या लगता है अनवारुल हक काकड़ साहब कितने विलिंग हैं बलूचिस्तान को लेकर, और क्या बलूचिस्तान और दीगर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मसाइल हैं उनको दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूं और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं पूरे बलूचिस्तान की तरफ से सारे बड़े पार्टियों को मुबारकी देना चाहता हूं, खासकर PMLN को, हमारे पीपल्स पार्टी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, जो बड़ी पार्टियों ने एक छोटे सूबे को आगे लेकर आए, और मैं समझता हूं कि एक मजबूत बलूचिस्तान एक मजबूत फेडरेशन बनाए। तो बिल्कुल जी, अनवार काकड़ एक सीजन पॉलिटिशियन है माशाल्लाह, और उन आपने खुद देखा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इनने NDU में अच्छे लेक्चर्स, इंटरनेशनल लेक्चर्स, और मैंने इनके साथ ट्रैवल भी, लंदन में हम ऑक्सफोर्ड लास्ट टाइम गए थे, साथ ही हमने ट्रैवल किया था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी उन पे उम्मीदें हैं, और अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और एक छोटे सूबे को जिम्मेदारी दी है, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो अपना फराइज बिल्कुल अच्छा अंजाम देंगे। ठीक है। और आप खुद भी देखेंगे कि एक छोटे सूबे से अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा सादिक संजरानी साहब जब आए उनने भी अच्छा रिप्रेजेंट किया, लोगों का ख्याल था कि शायद अच्छा चेयरमैन सेनेट अच्छा नहीं चला सकेंगे, एक बोलो छोटे सूबे के बंदे को ला के आपने इतना बड़ा ओहदा दे दिया है, मगर उनने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए। तो मैं समझता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे और आप और हम इसकी गवाही देंगे बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, जनूबी जो एरिया है बलूचिस्तान का, अच्छा एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, जहां हमारे कलात डिवीज़न जो आपके पास है, जिसके 7 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट और इतने गूनागू मसाइल, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, इसी तरह अगर हम पश्तून बेल्ट की पूरी बात करें तो जानते हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छी तरह जानते हैं, जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर और अब जो फ्लैश फ्लड आया था उसके बाद जो बागात तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुरा हाल हुआ, खानोजई है, कान मित्रजई है, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, चमन, लोरलाई और जोब डिवीजन तक जो सूरत हाल है आपके सामने, आपको लगता है कि उस एरिया के जो लोग हैं वो भी ज्यादा इस वक्त एक्सपेक्टेशन है उनकी अनवार साहब को लेकर? जी मैं समझता हूँ, देखिए जी, एक तो सारा बलूचिस्तान खुश होगा, और जाहिर बात है जितने वो अपने इलाकों से नजदीक होंगे, आपको पता है वो खुद पश्तून एरिया से हैं, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सारे लोगों की उम्मीदें होंगी। और देखें, जब एज अ सेनेटर आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद पता है, यस, मगर व्हेन यू आर अ PM तो एवरीथिंग इज डायरेक्टली इन योर हैंड। तो मैं समझता हूँ कि जब इख्तियार आपके हाथ में होगा तो उसमें डेफिनेटली लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा होंगी और वो डेफिनेटली परफॉर्म भी करेंगे। जी, ही इज अ परफॉर्मर,
उनने हर शोबे में अपना परफॉर्म किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक चैलेंज भी साथ में है, ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बुरान से हम गुजर रहे हैं, तो वो एक अच्छा इकदाम लेके आगे चीजों को लेके चले। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर प्रिंस आगा उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान अवामी के बानी अरकान, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि इस वक्त नामजद वजीर आज़म हैं, उनके बहुत करीबी साथी जो इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से बात करते कि बलूचिस्तान के लोगों की जो तवक्कुआत हैं, जो एक्सपेक्टेशन हैं, और जिस तरह ये खुश असलूबी से ये अमल तय पाया, उस पर खुशी और मुसरत का इजहार करते। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। द वेरी टैलेंटेड कपल सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद पूरी टेरेस सजाते हैं। लगाओ एक लगन अपने मुल्क से। आई एम लविंग द कलर कोऑर्डिनेशन। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। कैरेक्टर कितना अच्छा है। सारी वीडियोस आपने अपने फोन से बनाई। देवसाई से कोई घंटा पहले शिवसार लेके। खूबसूरत जगह है, हमें भी जाना चाहिए। आए हमारे साथ 14 अगस्त मनाएं। On Star and Style Season 4. With my best friend Asim Yar Tivana. Only on PT Home. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा शहीद सैयद अली गिलानी कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया है। गिलानी कॉर्नर का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अजीम रहनुमा के गैर मुतसलसल अज़म को खिराज तहसीन पेश करना है। ये कॉर्नर अजीम हुर्रियत रहनुमा की जद्दोजहद के हवाले से अवाम को आगाही देगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम अजीम हुर्रियत रहनुमा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए शहीद सैयद अली गिलानी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त जो हमारे नामजद वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी तैनाती और उसके हवाले से ये जो कंसेंसस है ये कितना ज़रूरी था, और उसके साथ साथ इकॉनमी जो हमारा इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रिफत शाहीन साहिबा से ब्रेक से कबल बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। से समथिंग अबाउट SIFC, किस तरह लगता है आपको? अच्छा इनिशिएटिव है? जी, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे मुल्क में बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी हो रही है वो आने में मदद मिलेगी। और इनके जो एक मेजर एलिमेंट है कि हमने किस किस सतह पर जाके जो सरमायाकारी आ रही है उसको यहाँ पर पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है। उसमें जो सबसे जो एक खुशाइन बात मुझे नज़र आती है कि उसमें जो सबसे पहले एक उसका क्लॉ बनाया गया वो ये है जी कि
आप यहाँ पर उस चीज़ के अंदर सरमाकारी नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान मजीद कर्जों के बोझ तले आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये भी खुशाइन बात है कि इस चीज़ को सबसे पहले नज़र में रखा गया। उसके अलावा फिर उन्होंने जो लाइव स्टॉक को हमने तवज्जो नहीं दी थी, ये भी उसमें जी बिल्कुल है। देखिए मैं समझती हूँ कि जो अभी इस वक्त हमारी मुल्क की मैशत जिन चीज़ों से लड़ रही है उसमें मेरे ख्याल से बिजली का सबसे पहले उन्होंने बिजली को बड़ी अच्छी तवज्जो दी कि कौन से मंसूबे हैं जिस वक्त पाकिस्तान में बिजली के ऊपर उनका काम होना चाहिए। फिर उन्होंने इलाकाई सतह पर जाके ये तय किया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर काम होना चाहिए। तो जो इस तरह की जो उनके पॉइंट्स थे आई थिंक सो कि अभी जो जहाँ पर हमारा पाकिस्तान जहाँ पर रुक चुका है कि वहाँ से मैशत जो है उसकी वजह से फ्लरिश नहीं कर पा रही, तो उन्होंने उन पॉइंट्स पर बड़ा अच्छी नजरसानी की। टूरिज्म के हवाले से मुझे जब मौका मिलता है, क्योंकि ऑन को भी पता है मैं खुद भी टूरिस्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टूरिज्म अक्सर जाता रहता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि टूरिज्म में इतना पोटेंशियल हमारे मुल्क में मौजूद है कि अगर हम उस पर काम करें तो इसके दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं और लार्जेस्ट टूरिस्ट जो हमारा अराइवल हुआ करता था 80s 90s में वो दोबारा से बहाल हो जाए। आप देखें कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में कितनी ब्यूटी है, कितनी जो आप देखें कि अट्रैक्शन है। नॉर्दर्न एरियाज को छोड़ें, हमारे पास दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब हड़प्पा मोहनजोदड़ो मौजूद। वो तो अब हमारा डेफिनेटली रिलीजियस टूरिज्म है ना। और देखिए फिर बुद्धिज्म, उसकी दरियाफ्त और उसका यहाँ पर इतना बड़ा उनका एक इलाका है जिसके अंदर आपको पता है चाइनीज इस वक्त दुनिया में छाए हुए हैं। अगर उनको हम इस तरफ मुतवज्जा करें तो हमारी तो सियाहत मैं कहती हूँ 100% हमारी मैशत के लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये सियासत की भेंट भी चढ़ जाता है। अब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो टूरिज़्म के हवाले से जो अट्रैक्शन मौजूद है, जहां हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं वो अपनी जगह पे है, फिर हम मालाकंड सवात की बात करते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे बहुत ही करीब अब एक नया एरिया एक्सप्लोर होने जा रहा है, मूसा का मसल्ला और उसके साथ साथ खंडा पीक और इसी तरह पलेजा वगैरह। उसके लिए काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में सड़क पर भी काम जारी है। तो आपको नहीं लगता कि हमें टूरिज़्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो, और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इवन जो हैं वो भी अब टूरिज्म के जरिए जो है इकॉनमी जनरेट कर रही हैं, और अब मेन जो हब जो है उनका इकॉनमी का वो यही है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि इस पे 100% यहाँ पर पाकिस्तान में काम होना चाहिए। और मैं सिर्फ मैं एक इलाके को नहीं देखती कि KPK, मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास हमारी कदीम इमारतें हैं, हमारे जो तहजीब है, हमारी जो सकाफत है वो देखने लायक है। तो इसलिए सिर्फ एक इलाके को नहीं, हमें पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त फोकस करना चाहिए। आपको याद होगा कि वटाकड़ी का इलाका है बलूचिस्तान में जहाँ पे डायनासोर्स का जो है वो ढांचा मिला था। बिल्कुल ऐसे कोहे सुलेमान नजरअंदाज हो रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज, सबसे खूबसूरत मैं कहती हूँ खूबसूरत तरीन जगह है कि वहाँ पर शेरानी का जो इलाका है खास तौर पर जो कोहे सुलेमान के साथ मुंसलिक है, फिर ये फोर्ट मिनरू की पहाड़ी का पूरा सिलसिला उसके साथ जुड़ता है। बिल्कुल, अगर आप एक दफा बलूचिस्तान के इंटीरियर्स की तरफ चले जाए तो आप वहाँ देखें कि वो आबशारें हैं, वो जगह है कि अभी किसी ने एक्सप्लोर तक नहीं की। तो ये तो अब फिर आप देखिए, अब हमारे नाज़रीन जो है वो देख के भी खुश हो रहे होंगे कि जब हम शिरानी की बात करते हैं, जोब की बात कर रहे हैं, और फिर हम वटाकड़ी की बात कर रहे हैं, फिर हम चुटुक की बात भी करेंगे, तो बलूचिस्तान भी पोटेंशियल रखता है। ऑन ऐसे नहीं है कि नादन एरिया, बलूचिस्तान सिर्फ खुश्क कोसारों पर मुश्तमिल नहीं है, आबशारों नदी नालों पर भी है, संगलाब पहाड़ियों पर भी है। बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने खुद अपनी आंखों देखी गवाह हूँ। जी देखिए ना। अच्छा, छोटा सा जो इशू है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सड़कें बेहतर हो, लोग वहाँ पे जाना। अभी मैं धीरकोट गया हूँ, आज़ाद कश्मीर, बड़ा अच्छा कमाल का इलाका है, 2 दिन हम वहाँ पे रहे, लेकिन वहाँ पे भी इशू जो हमें नजर आया वो हमें सड़कों का नजर आया। तो जब एक टूरिस्ट आराम से पहुंचेगा ना वहाँ पे उसे होटल भी मिल जाएगा, उसे जरूरियात जिंदगी की। अच्छा, एनर्जी जो हमारे लिए इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है, एनर्जी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे दासू है, बादशाह डैम्स है, तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी आपके पास एनर्जी नहीं होगी और उसके लिए हाइड्रल जो कि सस्ती तरीन है उस पर भी काम हो रहा है। अभी इवन के ये जो आपका यूनिट 5 के इफ्तिताह हुआ चश्मा का, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, 1200 मेगावाट बिजली का। तो एनर्जी जो है वो भी इसमें शामिल है SIFC में। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल कल वजीर आजम कह रहे थे कि हमें तो ये चाहिए था पिछले 4-5 सालों में सोलर का सैलाब आ जाता है, इतनी सोलर एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे होते। और दूसरी जानब वो बता रहे थे हमें, जो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, कि कितना बादशाह डैम पे काम हुआ, कितना दासू डैम पे काम हुआ। बिल्कुल, जब चीजें रुक जाती है ना एकदम, फिर कास्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो टाइम आप पीछे लेके नहीं जा सकते और नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो मजमूई तौर पे हमें इन तमाम चीजों पे इसी अंदाज में आगे बढ़ना है। अब देखिए, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो है आपके सिपह सलार वो लीड कर रहे हैं,
आपकी सियासी, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी देनी है ना, उन्होंने आपको साथ। अच्छा, माजी में हमने स्टेक होल्डर्स का सही तायुन भी नहीं किया, और जब स्टेक होल्डर्स का आप सही तायुन नहीं करते तो आप किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। सर देखे ना, सतून है ना, जैसे रियासत के सतून है, इसी अंदाज में तमाम सतून जब मिलकर काम करते हैं, आपको वहां पे सिक्योरिटी की भी जरूरत है, वहां पे आपको डेवलपमेंट, वहां पे सियासी जमातों की भी जरूरत है, वहां पे आपको हुकूमत की भी जरूरत है। तो जब सब मिलकर और आपकी खारजा पॉलिसी, आप जिस तरह सऊदी अरब अब तकरीबन 26 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, यूएई 22 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये एक सी पैक के बाद एक और गेम चेंजर है। हम सी पैक से शायद उस तरह फायदा नहीं उठा सकते। पहले सऊदी अरब कमिटमेंट कर चुका है $10 बिलियन का, जो कि उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी लगानी थी गवादर में, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है चीज। तो जब हमारे दोस्त ममालिक यही कहते हैं, और बारह तौर पे वजीर आजम ने भी ये कहा है, ऑन एयर भी कहा है, अपनी तकरीरों में भी कहा है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो जर्नलिस्टों के साथ वो करते हैं उसमें भी कहा है कि हमारे दोस्त ये कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसियों को थोड़ा लेके आगे तो चलें, हम आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं आपकी मदद करें तो फिर आपकी पॉलिसी बदल जाती है। तो वो जो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसियों की बात कर रहे थे ना, कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, हम वो जो बात कर रहे थे कि मिसाक मईशत होनी चाहिए, यानी आपने ये तय करना है कि मईशत पे कोई सियासत नहीं होगी। अगर पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में बढ़ रही है और हमें यहां पे मुश्किल में बढ़ानी पड़ रही है, तो फिर उस पर सियासत नहीं करनी। फिर ये नहीं है कि IMF के साथ आप वादा ये करें कि हम हर माह 5 रुपए बढ़ाएंगे, और जब आपकी हुकूमत जाने लगे। जिम्मेदारी है ओन साहब, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस मौकिफ को क्लियर करे, क्योंकि देखिए अवाम एक सादा एक लेमैन जो है ये समझता है जी पेट्रोल महंगा हो गया जी, चीनी के रेट कहाँ पहुंच गए जी, तो उसको बताना होता है कि ड्यू टू दिस एंड दैट हमारा IMF की वजह से ये हो रहा है, आलमी सतह पर जो है वो आपका पर बैरल जो है वो इतने डॉलर जो है इंक्रीज कर गया है, तो ये तो हुकूमत वक्त का काम है ना। डॉक्टर साहब, जब ज़ाती मफादात और सियासी मफादात को मुल्की मफादात से मुकद्दम रखा जाएगा तो फिर इसी तरह ही होगा ना, कि क्या किया पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जब आपने IMF के साथ तय किया कि हर माह 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे, 3 माह आपने बढ़ाया ही नहीं, और जब आपको यह पता चला कि आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने वाली है, आपने 10 रुपए जो है रेट कम कर दिया, और वो 30-40 रुपए का डेफिसिट छोड़ के आप चले गए। और नई जो हुकूमत थी, एक तो IMF ने कहा जी हमें आप पे एतबार नहीं है, आप अपने वादे पूरे नहीं करते, आपके साथ जो हम कमिटमेंट करते हैं, दुनिया में साख होती है ना, कमिटमेंट होती है ना, रियासत जब बात करती है तो रियासत को वेटेज तब दी जाती है कि रियासत अपनी बात पे खड़ी रहती है, तो आप अपने वादे पूरे नहीं करते, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर हुकूमत को आते ही 20 रुपए पेट्रोल इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि आपने वो डेफिसिट कंट्रोल करना था। वो जो 40 रुपए उन्होंने 4-5 माह में बढ़ाने थे, वो आपको आप पे छोड़ के चले गए। लेवी भी ड्यू थी, वो जहां जहां जाती मफाद को मुल्की मफाद पे तरजीह देते हैं, तो फिर यही सूरत है। लेकिन ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव जो है ये तो भेंट चढ़ा देता है हमारे तमाम उन मंसूबों को जो कि हमारी फलाह बहबूद के होते हैं, हमारे दुनिया भर में इस तरह होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि आप बिल्कुल सारा कुछ ही जनाब अपने सियासी मफाद को देखें। दुनिया में कहीं आपने देखा है कि कोई इकाई ये लेटर लिख रही हो IMF को कि हमारे मरकज को इतने पैसे ना दें, बेल आउट ना दें, कि वो जनाब बेल आउट पैकेज से वो तमाम चीजें बेहतर उनकी ना हो जाए, और वो जनाब बैंकरप्ट और वो तमाम चीजें, वो श्रीलंका मॉडल हमें तो यहां बताया जाता था ना, मौसूफ जो आजकल जेल में है वो हमें बताते थे ना कि जी श्रीलंका वाला ही हाल बन गया है, श्रीलंका मुल्क जो डिफॉल्ट करने वाला है। तो ये जो डिफॉल्ट करवाना चाहते वो सर्कमस्टांसेस ही और थे, उसकी ग्राउंड सिचुएशन ही कुछ और थी। वो ऑलरेडी श्रीलंका में पहले टामिल्स और ये जो सिंगालिश वगैरह इनका आपस का क्राइसिस चल रहा था, और कुछ प्रॉब्लम्स उनके IMF के साथ है। हाँ ये जरूर है रफत साहिबा, ये जो IMF है ये एक ऐसी बला है जिसके बारे में सब जानते हैं कि आलमी मालियाती फंड, फिर इजिप्ट मॉडल की बात करते हैं कि किस तरह आपकी इकॉनमी को कैप्चर किया जाता है, ये सब कुछ, लेकिन दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। अगर आप वहां नहीं जाते तो हमें दोस्त ममालिक भी तो बेल आउट नहीं करते। सही कह रहे हैं आप, मजबूरी भी है ना, जब आपकी सियासी क़यादत को देखते हुए तो फिर ये सारे फैसले लेने पड़ते हैं उनको। तो आपको लगता है कि हमें अब मजीद जो है IMF के चुंगल से छुटकारा हासिल करना चाहिए, कर पाएंगे? है इतनी देखिए इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं कि हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए, और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हमें अपनी ब्लू इकॉनमी पे, जो मैंने शुरू में ही कहा था, उस पर काम करना चाहिए, तो दूसरा जैसे कि एक रेकॉर्डिक मनसूबा भी हमारे यहाँ हमारी मादनियात पे काम करने के लिए आया, जिस तरह से अभी ये एक कौंसिल सऊदी अरब भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। जी बिल्कुल, तो ये 3-4 जो अभी हम जिन बड़े मनसूबों पे बात करें, अगर इन पे ही हम लोग अगर काम करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आने वाले दिनों में बिल्कुल हमारे SIFC में जो खासतौर पे हमारा माइनिंग है ना, अगर इसी एक पर भी ज्यादा फोकस हो हमारी पार्टी, कुछ कहना चाह रहे हो? आखिरी बात ये कहना
कहना कि आप चाय नहीं पिलाऊंगा, पाकिस्तान आखिरी सवाल नहीं पूछिए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता था, लेकिन वो खुद डिफॉल्ट हो गया आजकल। तो उसके वो खुद डिफॉल्ट हो गए, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहेंगे उनके साथ। देखिए, तमाम पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल्स हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस, उनको अवाम का मैंडेट हासिल होता है, उनका एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनको भी अपने मैंडेट का एहतराम करते हुए डिलीवर भी करना चाहिए और अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, ये भी एक बड़ा एक अहम फैक्टर है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। जब आप सोचे बगैर बोलते हैं तो फिर उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।